जेम्स पॉटर और बुजुर्गों की गुजरगाह। जेम्स पॉटर एंड द हॉल ऑफ एल्डर्स क्रॉसिंग। ताहम एक ऐसी तफसील थी जिसकी उसे तवक्को नहीं थी। झील के बीच में जब नए तुलबा के दरमियान दोबारा बातचीत शुरू हुई और वो पुरजोश होकर एक दूसरे को आवाजें देने लगे, जेम्स ने झील में एक और कश्ती देखी। उनकी कश्तियों के बरक्स इसमें कोई लालटेन नहीं थी और ना ही वो किले की तरफ जा रही थी। वो हॉगवर्ट्स की रोशनियों से दूर जा रही थी। वो कश्ती जेम्स की कश्ती से बड़ी थी, लेकिन इतनी छोटी थी कि झील के किनारों के साए में तकरीबन गायब हो रही थी। इसमें एक शख्स सवार था, दुबला पतला, बिल्कुल मकड़ी जैसा। जेम्स को लगा कि वो एक औरत है। जैसे ही वो नजरें फेरने वाला था, उस शख्सियत ने अचानक सर उठाकर उसे देखा, जैसे उसे जेम्स के तजस्सुस का एहसास हो गया हो। धुंधली रोशनी में जेम्स को यकीन था कि उनकी नजरें मिली हैं और उस पर एक अजीब सी सर्दी तारी हो गई। वो वाकई एक औरत थी। उसकी रंगत गहरी थी, चेहरा हड्डियों वाला और सख्त, ऊंची गालें और नुकीली ठोड़ी। उसके सर पर एक स्कार्फ बंधा हुआ था जिससे उसके बाल छुपे हुए थे। उसके चेहरे पर कोई खौफ या गुस्सा नहीं था, बल्कि वो बिल्कुल स्पाट और बेतासुर था। और फिर वो गायब हो गई। जेम्स ने हैरत से आंखें झपकाईं। फिर उसे एहसास हुआ कि वो गायब नहीं हुई, बल्कि झील के किनारे उगी लंबी घास के पीछे छुप गई थी, क्योंकि उनकी कश्तियां दूर हो गई थीं। उसने अपने सर को झटका दिया और अपनी घबराहट पर मुस्कुराया और दोबारा सामने के मंजर की तरफ मुतवज्जे हो गया। पहले साल के बच्चों का गिरोह सहन में दाखिल हुआ। जेम्स गैर इरादी तौर पर गिरोह के आखिर में हो गया जब वो सीढ़ियां चढ़कर रोशन राहदारी में दाखिल हुए। वहां मिस्टर फिल्च मौजूद थे, जिन्हें जेम्स ने उनके बालों और उनकी बिल्ली मिसेस नॉरिस से पहचान लिया। वहां जादुई सीढ़ियां थीं जो अभी भी अपनी जगह बदल रही थीं और नए तलबा हैरत और डर के साथ उन्हें देख रहे थे। और आखिरकार वहां ग्रेट हॉल के दरवाजे थे जो फानूसों की रोशनी में चमक रहे थे। जैसे ही तलबा वहां जमा हुए, गुफ्तगू खामोशी में बदल गई। जैन, जो राल्फ के साथ खड़ा था, मुड़ा और जेम्स की तरफ देखकर आंखें मटकाईं और मुस्कुराया। दरवाजे खुले और रोशनी और आवाजें बाहर की तरफ उमड़ आईं, जिससे ग्रेट हॉल अपनी पूरी शानो शौकत के साथ सामने आ गया। चारों हाउसेस की लंबी मेजें तलबा से भरी हुई थीं। सैकड़ों चेहरे मुस्कुरा रहे थे, हंस रहे थे और बातें कर रहे थे। जेम्स ने हजूम में टेड को ढूंढने की कोशिश की, लेकिन वो उसे नजर ना आया। वो लंबा, थोड़ा सा अजीबुल खिलकत उस्ताद जो उन्हें दरवाजों तक लेकर आया था, मुड़ा और उनका सामना किया। उसकी मुस्कुराहट पुरकशिश और बेसाख्ता थी। हॉगवर्ट्स में खुशामदीद फर्स्ट ईयर्स, उसने हॉल के शोर में बुलंद आवाज से पुकारा। मेरा नाम प्रोफेसर लॉन्ग बॉटम है। आपकी हाउसेज में तकसीम फौरन हो जाएगी। एक बार जब यह हो जाएगा तो आप अपनी मेज तलाश कर लेंगे और रात का खाना पेश किया जाएगा। बराए करम मेरे पीछे आए। वो अपनी आबा लहराते हुए मुड़ा और तेजी से ग्रेट हॉल के वस्त की तरफ चल दिया। घबराहट में पहले साल के तुलबा ने उसके पीछे चलना शुरू कर दिया। पहले वो लड़खड़ाए, फिर एक तेज चाल के साथ कदम मिलाने की कोशिश करने लगे। जेम्स ने देखा कि रॉल्फ और जैन के सर पीछे मुड़े हुए थे। उनकी ठोड़ियां ऊंची से ऊंची हो रही थीं। वो हॉगवर्ट्स की सहरजदा छत के बारे में तकरीबन भूल ही चुका था। उसने भी ऊपर देखा, लेकिन सिर्फ थोड़ा सा, ताकि वो बहुत ज्यादा मुतासिर होता हुआ दिखाई ना दे। वो जितना ऊपर देखता, छत के शहतीर और ताक उतने ही शफाफ होते जाते और बाहर के शानदार आसमान का नजारा नुमाया होता जाता। ठंडे चमकदार सितारे जवाहरात की मखमल पर चांदी की धूल की तरह चमक रहे थे और दाईं तरफ ग्रिफिंडोर की मेज के बिल्कुल ऊपर आधा चांद देखा जा सकता था, जिसका बड़ा चेहरा एक साथ दीवानावार और खुश नजर आ रहा था। क्या उसने कहा कि उसका नाम लॉन्ग बॉटम है? जैन ने जेम्स के कान में सरगोशी की। हाँ, नेविल लॉन्ग बॉटम। वाह, जैन ने गहरा सांस लेकर कहा, तुम बरतानवियों को वाकई शाइस्तगी सीखने की जरूरत है। मुझे तो यह भी समझ नहीं आ रहा कि ऐसे नाम का मजाक कहां से शुरू करूं। रॉल्फ ने उसे खामोश रहने का इशारा किया, क्योंकि हजूम खामोश होना शुरू हो गया था। सबने देखा कि पहले साल के तुलबा हॉल के सामने खड़े हो रहे थे। जेम्स ने स्टेज पर बैठे असातिज़ा की कतार पर नजर डाली। वो उन तमाम असातिज़ा को पहचानने की कोशिश कर रहा था जिनके बारे में वो जानता था। वहां प्रोफेसर स्लगहॉर्न थे, जो उतने ही मोटे और अजीबोगरीब दिखाई दे रहे थे जैसा कि उसके वालिदैन ने बताया था। जेम्स को याद आया कि स्लगहॉर्न उसके वालिदैन के दौर में आर्जी उस्ताद के तौर पर आए थे और फिर कभी वापस नहीं गए। उनके पास ही आसेब नुमा प्रोफेसर बिन्स थे। फिर प्रोफेसर ट्रेलॉवनी अपनी बड़ी ऐनक के पीछे से उल्लू की तरह आंखें झपका रही थी।
मेज के कुछ आगे प्रोफेसर फ्लिटविक अपने कद की वजह से पहचाने जा रहे थे। जेम्स देख सकता था कि वो 3 बड़ी किताबों के ढेर पर बैठे थे। कई दूसरे चेहरे जेम्स के लिए नावाकिफ थे, वो असातिज़ा जो उसके वालिदैन के ज़माने के बाद आए थे। हैग्रिड का कोई निशान ना था। जेम्स को मालूम हुआ था कि वो दोबारा जायंट्स के पास गया हुआ था और अगले दिन वापस आएगा। आखिर में मेज के बिल्कुल वस्त में हेडमिस्ट्रेस मिनर्वा मैकगोनागल खड़ी हुई और अपने हाथ उठाए। पुराने तुलबा को दोबारा आमद पर खुशामदीद और नए तुलबा को भी खुशामदीद, उन्होंने अपनी तीखी और थोड़ी लरसती हुई आवाज में कहा। हॉगवर्ट्स स्कूल ऑफ विचक्राफ्ट एंड विजर्डरी के इस नए साल की पहली जियाफत में। जेम्स के पीछे बैठे तुलबा की तरफ से खुशी का एक शोर बुलंद हुआ। उसने कंधे के ऊपर से पीछे मुड़कर देखा, वो हुजूम का जायजा ले रहा था। उसने टेड को बैठा हुआ देखा जो अपने हाथों का प्याला बनाकर होटिंग कर रहा था और ग्रिफिंडोर की मेज पर मौजूद कुछ इंतहाई हुसीन और खूबसूरत सीनियर लड़कों और लड़कियों के ग्रुप में घिरा हुआ था। जेम्स ने उसे देखकर मुस्कुराने की कोशिश की, लेकिन टेड ने तवज्जो नहीं दी। जब शोर कम हुआ तो प्रोफेसर मैकगोनागल ने बात जारी रखी। मुझे ये देखकर खुशी हुई कि आप सब यहाँ आने के लिए उतने ही पुरजोश हैं जितने कि आपके असातिज़ा और स्कूल का अमला। आइए उम्मीद करते हैं कि बाहमी अफहाम और तफहीम और मकसद की वहदत का यह जज्बा पूरे तालीमी साल में हमारे साथ रहेगा। उन्होंने मजमा पर नजर डाली, मखसूस अफराद को पहचानने की कोशिश की। जेम्स को कदमों की घसीटने की आवाजें और मुजरिमाना मुस्कुराहटों की खामोशी सुनाई दी। और अब हेडमिस्ट्रेस ने बात आगे बढ़ाई। वो मुड़कर एक कुर्सी को देख रही थीं जिसे 2 सीनियर तुलबा स्टेज पर ला रहे थे। जेम्स ने गौर किया कि उनमें से एक स्टीवन मेट्स्कर था, वही प्रीफेक्ट जिससे उनका सामना ट्रेन में हुआ था। जैसा कि हमारी पहली मुलाकात के मौके पर एक काबिल फख्र रवायत है, आइए अपने नए तुलबा की उनके मुतल्लिका हाउसेज में तकसीम के गवाह बने। पहले साल के तुलबा, क्या आप कृपया स्टेज के करीब आएंगे? मैं इनफरादी तौर पर आपके नाम पुकारूंगी। आप स्टेज पर आएंगे और कुर्सी पर बैठेंगे। जेम्स ने बाकी बातों पर तवज्जो देना छोड़ दिया। वो इस तकरीब को अच्छी तरह जानता था क्योंकि उसने अपने माता पिता से इस बारे में बेशुमार सवालात किए थे। पिछले कुछ दिनों में वो किसी भी दूसरी चीज से ज्यादा इस तकसीम की तकरीब के लिए पुरजोश था। सच तो यह है कि अब उसे एहसास हुआ कि उसके जोश ने असल में एक खौफनाक डर को छिपा रखा था। सॉर्टिंग हैट वो पहला इम्तिहान था जिसे उसे पास करना था ताकि वो साबित कर सके कि वो वही इंसान है जिसकी उसके माता पिता तवक्को करते थे। वो इंसान जिसे जादुई दुनिया पहले ही तस्लीम करना शुरू कर चुकी थी। ये बात उसे उस वक्त तक महसूस नहीं हुई थी जब तक कि उसने चंद हफ्ते पहले डेली प्रॉफिट में वो मजमून नहीं देखा था। वो एक हल्का फुल्का और खुशगवार मजमून था, लेकिन उसने जेम्स को एक सर्द खौफ से भर दिया था। उस मजमून में हैरी पॉटर की जारी स्वानेहा अमरी का खुलासा किया गया था, जिसकी शादी अब गिनी वीजली से हो चुकी थी, और ऐलान किया गया था कि जेम्स हैरी और गिनी पॉटर का पहला बेटा हॉगवर्ट्स में अपने पहले साल की तालीम शुरू करने वाला है। जेम्स को खासतौर पर उस मजमून की आखिरी सतर ने बहुत प्रभावित किया था। वो उसे लफ्ज ब लफ्ज याद थी। हम डेली प्रॉफिट में बाकी जादुई दुनिया के साथ नौजवान मिस्टर पॉटर के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार करते हैं जब वो ऐसी महबूब और अफसानवी शख्सियत के बेटे से वाबस्ता तवक्कुआत को पूरा करने और शायद उनसे भी आगे बढ़ने के लिए कदम बढ़ा रहे हैं। डेली प्रॉफिट या जादुई दुनिया इस महबूब और अफसानवी शख्सियत के बेटे के बारे में क्या सोचेगी अगर वो इस कुर्सी पर बैठे और सॉर्टिंग हैट उसे ग्रिफिंडर के अलावा कुछ और करार दे दे। प्लेटफॉर्म 9 3/4 पर जेम्स ने अपने वालिद से इसी खौफ का इजहार किया था। ग्रिफिंडर होने में इससे ज्यादा जादू नहीं है जितना हफलपफ या रेवनक्लॉ या स्लिदरिन होने में है जेम्स, हैरी पॉटर ने नीचे झुककर और लड़के के कंधे पर हाथ रखकर कहा था। जेम्स ने अपने होंठ भींच लिए। उसे मालूम था कि उसके वालिद ऐसी ही कोई बात करेंगे। क्या इस बात से आपको उस वक्त तसल्ली मिलती जब आप कुर्सी पर बैठने और इस हैट को अपने सर पर रखने के लिए तैयार हो रहे थे? उसने धीमी और संजीदा आवाज में पूछा था। उसके वालिद ने जवाब नहीं दिया, सिर्फ अपने होंठ भींचे, एक अफसुर्दा मुस्कुराहट दी और सर हिला दिया। लेकिन जेम्स मेरे बेटे, उस वक्त मैं एक परेशान और सतही सोच रखने वाला बच्चा था। कोशिश करना कि इस मामले में तुम मेरी तरह ना बनो, ठीक है? हम तमाम हाउसेस के अजीम जादूगरों और जादूगरनियों को जानते हैं। मुझे अपने बेटे के इनमें से किसी में भी जाने पर फख्र और खुशी होगी। जेम्स ने सर हिलाया, लेकिन यह बात उस पर असर ना कर सकी। वो जानता था कि उसके वालिद हकीकत में क्या चाहते हैं और क्या तवक्को रखते हैं। इन तमाम बातों के बावजूद जेम्स को ग्रिफिंडर बनना था, बिल्कुल अम्मी और अब्बू की तरह, बिल्कुल अपने अंकल्स और आंटी की तरह, बिल्कुल उन तमाम हीरोज और लेजेंड्स की तरह जिनके बारे में उसे बचपन से बताया गया था। गॉड्रिक ग्रिफिंडर तक, जो हॉगवर्ट्स के बानियों में सबसे अजीम था।
और फिर भी अब जब वो खड़ा था और हेडमिस्ट्रेस मैकगोनागल के दुबले पतले हाथों में सॉर्टिंग हैट को देख रहा था, उसने महसूस किया कि उसके तमाम खौफ और परेशानियां किसी तरह खत्म हो गई हैं। पिछले चंद घंटों के दौरान उसे एक ख्याल आया था। अब वो ख्याल पूरी तरह उसके जहन में आ गया। उसने अब तक ये फर्ज कर लिया था कि उसके पास अपने वालिद के साथ मुकाबला करने और उनके बड़े नाम की जगह लेने के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं है। उसका खौफ ये था कि वो इस काम के लिए नाअहल साबित होगा, कि वो नाकाम हो जाएगा। लेकिन क्या होगा अगर कोई दूसरा ऑप्शन मौजूद हो? क्या होगा अगर वो कोशिश ही ना करे? जेम्स टिकटिकी बांधे देख रहा था, जैसे कुछ देख ना रहा हो। जब पहले तुलबा को कुर्सी की तरफ बुलाया गया, जब हैट उनके सरों पर रखा गया जिससे उनकी मुतजस्सिस आंखें तकरीबन छिप गईं, वो एक मुजस्समे की तरह लग रहा था। एक छोटे लड़के का मुजस्समा जिसके बाल अपने वालिद की तरह उलझे हुए थे और नाक और होंठ अपनी माँ जैसे थे। क्या होगा अगर वो अपने वालिद के साए में जीने की कोशिश ही ना करे? इसका मतलब ये नहीं कि वो अपने तौर पर अजीम नहीं होगा, बस वो एक बहुत मुख्तलिफ रास्ता होगा, एक शऊरी तौर पर मुख्तलिफ रास्ता। और क्या होगा अगर इसकी शुरुआत यहीं से हो, बिल्कुल यहीं, इस स्टेज पर, अपने पहले दिन ग्रिफिंडर के अलावा कुछ और करार पाने से। बस यही अहमियत रखता था, जब तक कि जेम्स पॉटर, हेड मिस्ट्रेस की आवाज गूंजी। वो चौंक गया, उनकी तरफ ऐसे देखा जैसे वो भूल गया हो कि वो वहीं थी। वो स्टेज पर खड़ी 100 फीट लंबी दिखाई दे रही थी। उनका बाजू बिल्कुल सीधा था और उन्होंने कुर्सी के ऊपर सॉर्टिंग हैट पकड़ रखा था। वो आगे बढ़ने ही वाला था कि उसके पीछे से एक शोर बुलंद हुआ। एक लम्हे के लिए वो डर गया। उसे गैर मंतकी तौर पर यह खौफ हुआ कि कहीं उसके ख्यालात बेनकाब तो नहीं हो गए कि ग्रिफिंडर की मेज वाले उसे देखकर आवाजें कस रहे हैं। लेकिन वो आवाजें कसना नहीं था, वो तालियां बजाने की आवाज थी जो उसका नाम पुकारे जाने पर मुसलसल बज रही थी। जेम्स ग्रिफिंडर की मेज की तरफ मुड़ा। उसके चेहरे पर शुक्रिया और खुशी की मुस्कुराहट थी, लेकिन वो तालियां नहीं बजा रहे थे, वो खामोशी से बैठे थे। उनके सर उस तरफ मुड़े हुए थे जहां से आवाज आ रही थी। जेम्स मुड़ा, उनकी नजरों का पीछा किया। वो स्लिदरिन की मेज थी। जेम्स वहीं साकित रह गया। पूरी मेज उसे देखकर खुशगवार मुस्कुराहटों के साथ तालियां बजा रही थी। उनमें से एक तालिबा लहराते काले बालों और बड़ी चमकदार आंखों वाली एक खूबसूरत लड़की खड़ी थी। वो एतिमाद के साथ तालियां बजा रही थी और बराह रास्त जेम्स को देखकर मुस्कुरा रही थी। आखिरकार दूसरी मेज़ों वाले भी शामिल हो गए, पहले थोड़े थोड़े और फिर एक मुसलसल तालियों की गूंज बुलंद हुई। जी हाँ, शुक्रिया, हेडमिस्ट्रेस मैकगोनागल ने तालियों के शोर में आवाज़ दी। बस इतना ही काफ़ी है। हम सब बहुत खुश हैं कि नौजवान मिस्टर पॉटर इस साल हमारे साथ हैं। अब अगर आप बराह करम अपनी नशिस्तों पर वापस जाएं। जेम्स ने स्टेज की तरफ बढ़ना शुरू किया जबकि तालियां रुक रही थीं। जैसे ही वो मुड़ा और कुर्सी पर बैठा, उसने हेडमिस्ट्रेस को बड़बड़ाते हुए सुना, ताकि हम इसे ख़त्म कर सकें और अगली एतदाले शब यानी इक्विनॉक्स से पहले खाना खा सकें। जेम्स ने ऊपर देखने के लिए सर घुमाया, लेकिन उसे सिर्फ सॉर्टिंग हैट का अंधेरा नजर आया जो उसके ऊपर आ रहा था। उसने सख्ती से आंखें बंद कर लीं और हैट की ठंडी नरमी अपने सर पर महसूस की। फौरी तौर पर तमाम आवाज़ें रुक गईं। जेम्स हैट के जहन में था, या शायद उल्टा था। वो बोला, लेकिन जेम्स से नहीं। पॉटर, जेम्स, हाँ, मुझे इसकी तवक्को थी। तीसरा पॉटर जो मेरे नीचे आया है। ये हमेशा मुश्किल होते हैं। वो खुद से बातें कर रहा था जैसे उसे इस चैलेंज में मज़ा आ रहा हो। बहादुरी, हाँ, हमेशा की तरह। लेकिन जवानी में बहादुरी सस्ती होती है। फिर भी अच्छी ग्रिफिंडर नस्ल से है, बिल्कुल पहले वालों की तरह। जेम्स का दिल जोर से धड़का। फिर उसे वो ख्याल याद आया जो स्टेज पर आने से पहले उसे आया था और वो हिचकिचाया। मुझे ये खेल खेलने की ज़रूरत नहीं है, उसने सोचा। मुझे ग्रिफिंडर होने की ज़रूरत नहीं है। उसने तालियों के बारे में सोचा, उस खूबसूरत लड़की के चेहरे के बारे में सोचा जो सब और चांदी के बैनर तले खड़ी मुस्कुरा रही थी। स्लिदरिन, वो सोचता है। हैट उसके जहन में बोला, गौर करते हुए। हाँ, हमेशा वो इम्कान भी मौजूद रहता है, अपने वालिद की तरह। वो एक अजीम स्लिदरिन बन सकते थे, लेकिन उनमें वो इरादा नहीं था। ये वाला अपने बारे में बहुत गैर यकीनी है, और ये एक पॉटर के लिए बिल्कुल नई बात है। गैर यकीनी होना ना तो ग्रिफिंडर की खुसूसियत है और ना ही स्लिदरिन की। शायद हफलपफ इसके लिए बेहतर रहेगा। हफलपफ नहीं, जेम्स ने सोचा। उसके जहन में चेहरे उभर आए। मम्मी और पापा, अंकल रॉन, आंटी हमाइनी, सबके सब ग्रिफिंडर। फिर वे धुंधले हो गए और उसने स्लिदरिन की मेज पर उस लड़की को देखा जो मुस्कुरा रही थी और तालियां बजा रही थी। उसने खुद को वही सोचते हुए सुना, मैं एक अलग तरीके से महान बन सकता हूं, एक सचेत रूप से अलग तरीके से। हफलपफ नहीं? शायद तुम ठीक कह रहे हो। हाँ, अब मैं देख रहा हूं। तुम उलझन का शिकार हो सकते हो, लेकिन तुम अनिश्चित नहीं हो। मेरे शुरुआती संकेत सही हैं, हमेशा की तरह। और फिर बुलंद आवाज में सॉर्टिंग हैट ने उसके हाउस का नाम पुकारा।
हैट उसके सिर से हटाया गया और जेम्स को वाकई ऐसा लगा जैसे उसे दीवारों से स्लिदरिन का शब्द अभी तक सुनाई दे रहा हो। उसने अचानक खौफ के साथ हरे और चांदी की मेज की तरफ देखा कि वे तालियां बजा रहे होंगे। तब उसे एहसास हुआ कि वो ग्रिफिंडर की मेज थी जो उछल पड़ी थी और तालियां बजा रही थी। ग्रिफिंडर की मेज वाले बुलंद आवाज में खुशी से चिल्ला रहे थे और जेम्स को एहसास हुआ कि उसे इस मुखलिस सच्चे शोर में कितना मजा आ रहा है, उस बनावटी तालियों के मुकाबले में जो उसे पहले मिली थी। वो कुर्सी से उछला, सीढ़ियों से नीचे भागा और तालियों के शोर में घिर गया। लोगों ने उसकी पीठ थपथपाई, उससे हाथ मिलाया और हाई फाइव किए। सामने की तरफ एक सीट उसके लिए खाली की गई और जब शोर कम हुआ तो एक आवाज उसके कान में आई। मुझे 1 मिनट के लिए भी शक नहीं था दोस्त, वो आवाज खुशी से फुसफुसा रही थी। जेम्स मुड़ा और देखा कि टेड ने उसे यकीन के साथ सिर हिलाया और पीठ थपथपाई। बाकी समारोह को देखते हुए जेम्स ने अचानक इतनी खुशी महसूस की कि उसे लगा कि वो 2 हिस्सों में बंट जाएगा। उसे बिल्कुल अपने पिता के नक्शे कदम पर चलने की जरूरत नहीं थी, लेकिन शायद वो कल से चीजें जानबूझकर अलग तरीके से करना शुरू कर सकता था। अभी के लिए वो इस खुशी में मग्न था कि मम्मी और पापा ये जानकर कितना खुश होंगे कि वो भी उनकी तरह एक ग्रिफिंडर था। जब जैन का नाम पुकारा गया तो वो स्टेज पर ऐसे चढ़ गया जैसे उसे लग रहा हो कि ये कुर्सी उसे किसी रोलर कोस्टर की सैर कराएगी। जब हीट का साया उसके सर पर पड़ा तो वो मुस्कुराया और जैसे ही वो बैठा, हीट ने पुकारा रेवनक्लॉ। जैन ने अपनी भवें उठाई और अपना सर एक खुशगवार हैरत के साथ हिलाया, जिसने मजमे में हंसी की लहर दौड़ा दी, जबकि रेवनक्लॉ वाले उसे अपनी मेज की तरफ बुला रहे थे। बाकी नए तलबा भी स्टेज पर आए और हाउस की मेजें भरने लगे। राल्फ डीडल आखिरी तलबा में से एक था जो स्टेज पर आकर कुर्सी पर बैठा। वो हीट के नीचे थोड़ा सा सुकड़ता हुआ महसूस हुआ, क्योंकि हीट ने फैसला करने में गैर मामूली वक्त लिया। फिर एक झटके के साथ हीट ने ऐलान किया, स्लिदरिन। जेम्स हक्का बक्का रह गया। उसे यकीन था कि उसके नए दोस्तों में से कम एक, अगर दोनों नहीं तो उसके पास ग्रिफिंडर की मेज पर बैठेंगे। उनमें से कोई भी उसके साथ शामिल नहीं हुआ था और उनमें से एक, जिसकी उसे सबसे कम तवक्को थी, वो स्लिदरिन बन गया था। जाहिर है वो ये भूल गया कि वो खुद भी तकरीबन वही जाने वाला था। लेकिन राल्फ, एक मगल बॉर्न, उसने मुड़कर देखा कि राल्फ हॉल के दूसरे कोने में मौजूद मेज पर बैठ रहा था और उसके नए हाउस के साथी उसकी पीठ थपथपा रहे थे। वो लहराते काले बालों और चमकदार आंखों वाली लड़की दोबारा मुस्कुरा रही थी, दोस्ताना तरीके से उसका स्वागत कर रही थी। जेम्स ने सोचा, शायद स्लिदरिन हाउस अब बदल गया है। अबू और अम्मी को तो यकीन ही नहीं आएगा। आखिरकार हेडमिस्ट्रेस मैकगोनागल ने सॉर्टिंग हैट वापस रख दी। पहले साल के छात्रों, उन्होंने पुकारा, आपका नया हाउस आपका घर है, लेकिन हम सब आपका परिवार हैं। आइए प्रतियोगिताओं का आनंद लें, लेकिन ये कभी ना भूलें कि हमारी असली वफादारी कहाँ है। और अब उन्होंने अपना चश्मा नाक पर टिकाया और मजमे से मुखातिब हुई। घोषणाएं। हमेशा की तरह प्रतिबंधित जंगल, फॉरबिडन फॉरेस्ट में छात्रों का जाना हर समय वर्जित है। इसे महज एक औपचारिक नियम ना समझें। पहले साल के छात्र किसी भी सीनियर छात्र से पूछ सकते हैं, सिवाय मिस्टर टेड पॉटर और मिस्टर नूह मेट्सकर के, जिनकी सलाह आपको इस मामले में नजरअंदाज करनी चाहिए कि अगर उन्होंने इस नियम को तोड़ने की कोशिश की तो वे किस चीज की उम्मीद कर सकते हैं।